पुरानी कहावत है, हम सबने सुनी होगी, एक बार खाए वो योगी, 2 बार खाए वो भोगी और 3 बार खाए वो रोगी। पर मुझे लगता है आज के जमाने में ना इसमें एक नई लाइन जोड़नी पड़ेगी जो थोड़ी डरावनी है। जो बार बार खाए वो महारोगी, वो आत्मघाती। ये तो बहुत गहरी बात कह दी आपने। और ये एक बहुत बेचैन करने वाला सवाल भी खड़ा करती है। क्या जिस भोजन को हम जिंदगी का आधार मानते हैं वही धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर रहा है? क्या हम अपनी कब्र अपनी ही चम्मच और कांटे से खोद रहे हैं? आज की हमारी पड़ताल इसी चौंकाने वाले विचार पर है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि भोजन, उपवास और शरीर की अपनी सफाई के पीछे का विज्ञान आखिर है क्या। और इसके लिए हमारे पास आयुर्वेद के ज्ञान से लेकर आज की नोबेल पुरस्कार विजेता रिसर्च तक की जानकारी है। और मैं ये साफ कर दूं कि आज का मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि खाने और हमारे शरीर के कनेक्शन को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखना है। उन धारणाओं पे सवाल उठाना है जिन्हें हम सच मानकर जीते आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ी धारणा से। हम सब यही मानते हैं कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन क्या ये पूरा सच है या ये उन आधे सच में से एक है जो झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सवाल है। हम सब यही मानकर चलते हैं कि खाने से ताकत मिलती है, लेकिन जब हम विज्ञान की नजर से देखते हैं तो कहानी कुछ और ही निकलती है। अच्छा। एक हैरान करने वाला तथ्य है, हमारा शरीर अपनी कुल ऊर्जा का लगभग 60 से 80% हिस्सा सिर्फ हमारे खाए हुए भोजन को पचाने में खर्च कर देता है। क्या 60 से 80%? ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब अगर मेरे पास 100 यूनिट एनर्जी है तो उसमें से 80 यूनिट्स तो बस मेरे लंच को पचाने में ही चली गई। बिल्कुल, और इसी वजह से वो होता है जिसे हम मजाक में फूड कोमा कहते हैं। हाँ, खाने के बाद वाली नींद। जी। भारी खाना खाने के बाद जो सुस्ती और नींद आती है वो कोई संयोग नहीं है। आपका शरीर एक समझिए इमरजेंसी मोड में चला जाता है। दिमाग और बाकी अंगों से खून और ऊर्जा खींचकर पेट की तरफ भेज दी जाती है ताकि उस भारी भोजन को तोड़ा जा सके। अच्छा। और जब दिमाग को कम ऑक्सीजन और खून मिलता है तो वो धीमा पड़ जाता है और हमें नींद आने लगती है। अरे वाह। तो जो हम भारी लंच के बाद ऑफिस में अपनी डेस्क पर ऊँघते हैं वो सिर्फ आलस नहीं है, बल्कि हमारा शरीर सचमुच पूरी ताकत से उस खाने को पचाने में लगा हुआ है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि भोजन हमें ऊर्जा दे नहीं रहा, बल्कि हमारी ऊर्जा चूस रहा है। एक तरह का एनर्जी वैम्पायर बन गया है। बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया आपने, एनर्जी वैम्पायर। बिल्कुल। और ये तो हम सिर्फ कैलोरी की बात कर रहे हैं। योगी और आयुर्वेद से प्राण के नजरिए से देखते हैं, यानी जीवन ऊर्जा। प्राण? जी। जब हम मृत भोजन खाते हैं, जैसे पैकेज्ड, प्रोसेस्ड या बासी खाना, तो उसमें कैलोरी तो होती है लेकिन प्राण शून्य होता है। तो उस मृत भोजन में जान डालने के लिए शरीर को अपनी ही प्राण शक्ति खर्च करनी पड़ती है। नतीजा, हम और ज्यादा थक जाते हैं। मैं समझ गई। तो एक बात तो साफ है कि पाचन एक बहुत ऊर्जा खींचने वाला काम है, लेकिन मुझे लगता है इससे भी बड़ी समस्या उस भोजन की है जो ठीक से पचता ही नहीं है। आयुर्वेद का एक नियम है जिसे हम सब भूल चुके हैं। जब तक पिछला भोजन पूरी तरह पच न जाए तब तक अगला भोजन नहीं करना चाहिए। सुनने में बहुत सरल लगता है, पर हम इसका मतलब ही नहीं समझते। ये आयुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण सूत्रों में से एक है और आज का विज्ञान भी इसे मानता है। एक सामान्य मतलब शाकाहारी भोजन को पेट से निकलकर आंतों में पूरी तरह पचने में करीब 8 से 12 घंटे लगते हैं। 8 से 12 घंटे? और अगर भोजन भारी है, जिसमें अनाज और प्रोटीन ज्यादा है या फिर मांसाहार है, तो उसे 18 घंटे या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। दोपहर 1 बजे लंच, शाम 4 बजे चाय और समोसे, और फिर रात 8 बजे डिनर। पेट को तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। पिछला खाना अभी पेट में पड़ा है कि हमने ऊपर से और डाल दिया। इसे समझने के लिए एक बहुत सरल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक बर्तन में चावल पका रही हैं। चावल अभी आधे ही पके हैं कि आप उसमें और कच्चे चावल डाल देती हैं। फिर थोड़ी देर बाद और कच्चे चावल। आखिर में जो बनेगा वो क्या होगा? वो तो एक चिपचिपा, अधपका कचला होगा, ना खाने लायक। बिल्कुल ठीक यही हमारे पेट के अंदर हो रहा है। जब अधपचे भोजन पर बार बार नया भोजन गिरता है तो वो पचता नहीं है, वो सड़ता है। फर्मेंटेशन होता है। सड़ता है? जी।
और इस सड़न से जहरीली गैसें, एसिड, अल्कोहल बनता है। आयुर्वेद में इसी जहर को आम कहा गया है। आम यानी कच्चा विष। हाँ, कच्चा विष। यही आम जब हमारे खून में मिलता है तो पूरे शरीर में फैल जाता है और फिर हम कहते हैं कि हमें सुस्ती हो रही है, जोड़ों में दर्द है, माइग्रेन हो रहा है, चेहरे पर मुहासे निकल रहे हैं। ये सब उसी अंदरूनी सड़न के लक्षण हैं। ये सोचना ही डरावना है कि हम अपने अंदर इतना कचरा लेके घूम रहे हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारी आंतों में सालों का बिना पचा हुआ खाना जमा हो सकता है, कभी-कभी तो कई किलो तक। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? देखिए, 5 से 10 किलो वाला आंकड़ा थोड़ा बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल सही है। हमारी आंतों की दीवारों पर अधपचा चिपचिपा मल परत दर परत जमता जाता है। इसे म्यूकॉइड प्लैक कहते हैं। ये शरीर के पोषण सोखने की क्षमता को कम कर देता है और अंदर ही अंदर जहर पैदा करता रहता है। हीर बीमारियों की जड़ बन सकती है। तो अगर लगातार खाने से ये समस्या पैदा होती है, तो इसका उल्टा करने से, मतलब पेट को खाली रखने से, क्या शरीर खुद को ठीक कर सकता है? क्या अंदर कोई रीसेट बटन होता है? बिल्कुल होता है, और इसी रीसेट बटन का वैज्ञानिक नाम है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी। जी। साल 2016 में जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी को इसी खोज के लिए मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने दुनिया को वैज्ञानिक रूप से यह साबित करके दिखाया जिसे हमारे ऋषि मुनि हजारों सालों से उपवास या लंगनम के नाम से जानते थे। ऑटोफेजी, इसका मतलब क्या है? थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। ऑटोफेजी का शाब्दिक अर्थ है स्वयं को खाना, सेल्फ ईटिंग। खुद को खाना। हाँ, ये हमारे शरीर का अंदरूनी सफाई तंत्र है, एक इनबिल्ट वैक्यूम क्लीनर। जब हम अपने शरीर को 12 से 16 घंटे तक भूखा रखते हैं, मतलब उसे बाहर से कोई कैलोरी नहीं देते, तो शरीर एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है। ऊर्जा के लिए वो अपने ही अंदर जमा कचरे को खाना शुरू कर देता है। अच्छा। वो शरीर की टूटी फूटी बीमार कोशिकाओं, वायरस, बैक्टीरिया और यहाँ तक कि कैंसर की शुरुआती सेल्स को भी ढूंढ ढूंढ कर खाता है और उन्हें रिसाइकिल करके ऊर्जा और नए सेल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। ये शरीर की अपनी सर्विसिंग है जो बिना एक पैसा खर्च किए हो जाती है। कमाल है। मतलब शरीर खुद ही डॉक्टर है, खुद ही सर्जन है, बस हमें उसे काम करने का मौका देना है, उसे खाली समय देना है। ये मुझे जानवरों की याद दिलाता है। मैंने देखा है कोई कुत्ता या बिल्ली जब बीमार होती है तो वो सबसे पहले खाना छोड़ देती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कोने में जाके चुपचाप लेट जाती है। जानवर इस विज्ञान को सहज रूप से जानते हैं। वो जानते हैं कि उनकी जीवन शक्ति या प्राण शक्ति सीमित है। अगर वो उसे पाचन जैसे भारी काम में लगा देंगे तो शरीर को ठीक करने के लिए ऊर्जा बचेगी ही नहीं। इसलिए वो उपवास करते हैं ताकि उनकी सारी ऊर्जा शरीर की मरम्मत में लग सके। और हम इंसान, हम बीमार पड़ते ही और ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि ताकत आएगी। जबकि होता इसका ठीक उल्टा है। हम उस समय शरीर पर और ज्यादा बोझ डाल रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑटोफेजी के लिए पेट का खाली रहना जरूरी है। आयुर्वेद में जठराग्नि का भी बहुत जिक्र आता है, पेट की आग। इसका इस पूरी प्रक्रिया से क्या लेना देना है? जठराग्नि आयुर्वेद का एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ पेट का एसिड नहीं है, ये हमारी पाचन की पूरी क्षमता है, हमारी मेटाबॉलिक फायर। आयुर्वेद कहता है कि हमारी जठराग्नि का सीधा संबंध सूरज से है। सूरज से? जी। जब सूर्योदय होता है तो हमारी जठराग्नि भी जलना शुरू होती है। दोपहर में जब सूर्य अपने चरम पर होता है तब हमारी जठराग्नि भी सबसे प्रचंड होती है, और सूर्यास्त के बाद वो धीरे धीरे मंद पड़ जाती है और आधी रात तक लगभग बुझ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिनर का तो कोई कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए, या अगर हो भी तो बिल्कुल हल्का फुल्का और सूरज ढलने से पहले। और हम क्या करते हैं? दिन भर काम के बाद रात 10 बजे सबसे भारी भोजन करते हैं। उस समय तो पेट में आग की जगह सिर्फ राख बची होती है। और यही सबसे बड़ा पाप है जो हम अपने शरीर के साथ करते हैं। उस समय खाया गया भोजन पचता नहीं, वो पूरी रात पेट में पड़ा पड़ा सड़ता है। और इसके साथ हम एक और भयानक गलती करते हैं। वो क्या? भोजन के साथ या तुरंत बाद ठंडा पानी पीना। कल्पना कीजिए कि एक आग जल रही है और आप उस पर एक बाल्टी बर्फीला पानी डाल दें, क्या होगा? आग बुझ जाएगी और सिर्फ धुआं और राख बचेगी। ठीक यही हमारे पेट में होता है। ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक उस बची खुची जठराग्नि को भी पूरी तरह खत्म कर देते हैं। इसीलिए आयुर्वेद का सूत्र है भोजनांते विषम वारी। भोजन के अंत में पिया गया पानी जहर के समान है। बिल्कुल।
पानी पीना है तो भोजन से 40 मिनट पहले या 1.5 घंटे बाद पिएं, और वो भी गुनगुना। ये बातें सुनने में छोटी लगती हैं, पर इनका असर बहुत गहरा है। आपने प्राण की बात की थी, क्या हम उस पर थोड़ी और बात कर सकते हैं? ये कैलोरी से कैसे अलग है? जरूर। आधुनिक विज्ञान हर चीज को कैलोरी में नापता है, जो कि ऊर्जा की एक बहुत ही स्थूल इकाई है। लेकिन आयुर्वेद प्राण की बात करता है, जो जीवन ऊर्जा है, अ वाइटल लाइफ फोर्स। एक ताजे पेड़ से तोड़े हुए सेब में कैलोरी भी है और भरपूर प्राण भी। लेकिन उसी सेब का जूस निकालकर अगर डब्बे में बंद कर दिया जाए तो कुछ घंटों बाद उसमें कैलोरी तो उतनी ही रहेगी, लेकिन प्राण लगभग शून्य हो जाएगा। वो मृत भोजन बन जाएगा। मृत भोजन? जी। फ्रिज में रखा बासी खाना, माइक्रोवेव में गर्म किया गया खाना, ये सब मृत भोजन है। इन्हें पचाने के लिए शरीर को अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, इनसे मिलती नहीं है। ये मन और भोजन के गहरे संबंध की ओर भी इशारा करता है। आजकल इमोशनल ईटिंग एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हम भूखे नहीं होते, पर दुखी होते हैं, बोर हो रहे होते हैं या तनाव में होते हैं तो हम खाने लगते हैं। आपने एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। आधुनिक विज्ञान अब जाकर उस चीज को मान रहा है जिसे योग हजारों साल से कहता आया है। उन्होंने गट ब्रेन एक्सिस की खोज की है, एक ऐसा सुपर हाईवे जो हमारे पेट और दिमाग को सीधे जोड़ता है। इसीलिए अब पेट को दूसरा दिमाग कहा जा रहा है, द सेकंड ब्रेन। दूसरा दिमाग? ये सुनने में बहुत फैसिनेटिंग है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे शरीर का 90% से ज्यादा सेरोटोनिन, जिसे हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं, वो दिमाग में नहीं बल्कि हमारी आंतों में बनता है। क्या कह रहे हैं? 90% से ज्यादा? जी। अब आप सोचिए, अगर किसी की आंतों में हफ्तों पुराना खाना सड़ रहा है, वहां जहरीले बैक्टीरिया पल रहे हैं, तो क्या वहां सेरोटोनिन बन पाएगा? कभी नहीं। कभी नहीं। इसका सीधा मतलब है कि एक खराब पेट डिप्रेशन और एंग्जाइटी की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, अगर आपका पेट साफ नहीं है तो आप कभी अच्छा महसूस नहीं कर सकते। तो जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि शुद्ध न्यूरो साइंस है। शायद इसीलिए योगी कहते हैं कि खाली पेट एक एंटेना की तरह है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को पकड़ सकता है, जबकि भरा हुआ पेट ध्यान में सबसे बड़ी बाधा है। बिल्कुल सत्य। जब पेट खाली होता है तो ऊर्जा ऊपर की तरफ मस्तिष्क की ओर बहती है, जिससे विचार स्पष्ट होते हैं और चेतना का स्तर बढ़ता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये सब सुनने के बाद कोई अपनी जिंदगी बदलना चाहे तो शुरुआत कैसे करे? क्या इसका मतलब है कि हमें भूखे मरना है? जिसे 16-8 का नियम भी कहते हैं। 16.8 मतलब 16 घंटे भूखा रहना और 8 घंटे खाना। 1 मिनट, 16 घंटे भूखा रहना, ये सुनने में बहुत ज्यादा लगता है। क्या इससे शरीर में कमजोरी नहीं आएगी, खासकर उन लोगों के लिए जिनका काम बहुत मेहनत वाला है या जो डायबिटिक है? क्या ये सबके लिए सुरक्षित है? बहुत अच्छा सवाल है, और ये चिंता ज्यादातर लोगों को होती है। पहली बात, 16 घंटे में से 8 घंटे तो हम सो ही रहे होते हैं, तो असल में आपको सिर्फ 8 घंटे ही जागते हुए उपवास करना है। दूसरी बात, शुरुआत में 3-4 दिन मुश्किल हो सकते हैं। सिरदर्द हो सकता है, चिड़चिड़ापन, खाने की तीव्र इच्छा। अच्छा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी नशेड़ी का नशा छुड़ाया जाता है। हमारे शरीर को भी चीनी, नमक और कार्ब्स की लत लग चुकी है। वो अपना पुराना पैटर्न छोड़ने पर विद्रोह करता है। जब मैंने पहली बार 16-8 फास्टिंग शुरू की थी तो पहले 3 दिन बहुत मुश्किल थे। दोपहर 2 बजे तक मुझे लगता था कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। लेकिन चौथे दिन जो ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता महसूस हुई वो कमाल थी। जहां तक डायबिटिक या अन्य गंभीर बीमारियों वाले लोगों की बात है, उन्हें कोई भी बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। ये सबके लिए है, लेकिन सबको अपने शरीर के हिसाब से इसे अपनाना पड़ता है। और अगर कोई ये शुरुआती 3-4 दिन की मुश्किल पार कर ले तो उसे फायदे क्या मिलेंगे? फायदे अनगिनत हैं। गहरी और आरामदायक नींद, सुबह उठते ही जबरदस्त ऊर्जा बिना चाय कॉफी के, त्वचा पर एक अलग ही चमक, दिमाग पहले से ज्यादा तेज और फोकस्ड, और सबसे बड़ा फायदा, शरीर का अंदरूनी डॉक्टर यानी ऑटोफैजी हर रोज एक्टिवेट होकर आपकी मुफ्त में सर्विसिंग करता रहेगा। तो आज की इस पूरी पड़ताल का सार यही लगता है कि भोजन दुश्मन नहीं है, लेकिन भोजन करने का हमारा तरीका और हमारा उसके साथ रिश्ता जरूर गलत हो गया है। जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन,
ये सिर्फ शरीर नहीं बल्कि हमारी चेतना का भी विज्ञान है। मैं बस एक आखिरी बात जोड़ना चाहूंगा। भोजन को पेट भरने की एक मैकेनिकल क्रिया की तरह ना देखें। इसे एक आहुति समझें, एक पवित्र यज्ञ में दी जाने वाली भेंट जो आप अपने शरीर रूपी मंदिर में डाल रहे हैं। आहुति, बहुत सुंदर। जब भी खाएं, बिना किसी भटकाव के खाएं। फोन बंद, टीवी बंद। आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी चेतना उस निवाले पर होनी चाहिए जिसे आप खा रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो साधारण भोजन भी अमृत बन जाता है। तो सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार, अगली बार जब आपके सामने थाली आए तो एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, ये शरीर की जरूरत है या जीभ का लालच? क्या एक समय का भोजन छोड़ने से उस खालीपन में कोई ऐसी गहरी आवाज सुनाई दे सकती है जिसे हम पेट के शोर में हमेशा नजरअंदाज करते आए हैं? योगी बने, भोगी या रोगी नहीं।